अभी हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्च। ये हुआ है क्या तुम लोगों का डीटी में? जरा देखो एक बार, तो फिर अपन स्किप कर डालते। हो सेम नहीं है, उसमें भी वैसे ही है। डीटी में वो नहीं थे ना, उनका हुआ है सब। हाँ बोलो, क्या क्या रिवीजन? हाँ हुआ है कहीं, देखो। ठीक है अपन कर लेते। सुनो, अभी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्च। अगर सर्च जब होता है तब प्रीमाइसेस में वगैरह क्या, मतलब क्या चीज होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सर्च ऑपरेशंस शुड ओनली बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्च वारंट। ओके, कि उन लोग के पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, जॉइंट कमिश्नर या उन लोग के अबव लेवल का, कि ये लोग सर्च करने को आ सकते हैं। ओके, उसके बाद द सर्चिंग स्क्वाड मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ लेडी ऑफिसर। और एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए उसमें। ओके, उसके बाद ऑन अराइवल द ऑफिसर्स मस्ट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ आई कार्ड। ओके, आने के बाद उनको आई कार्ड पहले बताना चाहिए। ओके, कि ये लोग ये डिपार्टमेंट से है वगैरह वगैरह। स्पेशल सर्विस देखा? स्पेशल सर्विस देखा? आज ही देखो, ठीक है। स्पेशल 26 देखा है? ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले आई कार्ड बताते हैं कि हम लोग ये डिपार्टमेंट से, हम लोग का नाम है। ओके, तो ऐसा आई कार्ड पहले उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग जॉइंट कमिश्नर है या जो भी है, हम लोग को प्रॉपर अथॉरिटी है। बिफोर स्टार्टिंग सर्च, सिग्नेचर्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द people in charge of the premises as well as the signature of two witness. ओके, मतलब कि सर्च स्टार्ट होने के पहले विटनेस होना जरूरी है। ओके, दो विटनेस होने चाहिए। एंड पर्सन इन चार्ज ऑफ प्रीमाइस, मतलब कि समझो मेन ओनर प्रीमाइस पे नहीं है। ओके, एम्प्लॉय के भरोसे काम चल रहा है, तो जो मेन एम्प्लॉय है, मैनेजर हो गया वगैरह, तो उन लोग का सिग्नेचर होना चाहिए एंड दो विटनेस का साइन होना चाहिए। Okay, the two witness mentioned above must observe the search. Okay, witness को पूरा सर्च स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना है, और विटनेस को सर्च के बारे में पहले बताया जाएगा कि सर्च क्यों हो रहा है, क्या छुपा है, ऐसा रीजन टू बिलीव है वगैरह। ओके, तो ऐसा बताया जाएगा उनको। द विटनेस मस्ट बिलोंग टू द लोकेलिटी। ओके, विटनेस जो रहेगा वो लोकेलिटी को ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब इधर का एरिया का होना चाहिए। और अगर इधर का कोई पर्सन हाँ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो समझो बड़ा ज्वेलर होगा, इधर का व्यक्ति ना बोलेगा, मतलब कि हाँ, अगर हाँ बोल दिया तो इसके ऊपर नजर रखेंगे कि इसने हाँ बोला था सर्च वगैरह को, तो फिर इसके लिए कोई विटनेस हाँ नहीं बोलता है सर, जनरली नजदीक वाला। तो यहाँ पर बोला, इफ नन ऑफ द पीपल इन द लोकेलिटी अग्री टू विटनेस, द इनहेबिटेंट्स ऑफ अनदर लोकेलिटी मस्ट बी ब्रॉट इन टू विटनेस। The witness must be briefed on the purpose of search. क्या ढूंढ रहे हो बताना चाहिए। The officers in charge of search and witness must offer themselves to be personally checked both before and after the operation. Okay, मतलब ऑफिसर आया तभी भी बोलना चाहिए आप चेक कर लो, और जाने के टाइम भी बोलना चाहिए कि आप चेक कर लो। देखो, सर्च के टाइम पे कुछ उसने डायमंड वगैरह जेब में डाल दिया, ओके, तो बोल नहीं सकते सर। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, जो ऑफिसर रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, आया तब भी उसको बोलना पड़ेगा एक बार चेकिंग कर लो कि हम लोग के पास कुछ नहीं। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ ऑफिसर ही कुछ लेके आते हैं कैश वगैरह और डाल देगा अलमारी में, बाद में वही अलमारी खोल देगा, अरे कैश निकला। ओके, तो फिर यहाँ पर कैसा हो सकता है, ऑफिसर खुद ही चोर रहेगा, ओके, और दूसरे के ऊपर इंजाम डाल रहा होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है खुद ही चेक, मतलब पहले उनका चेकिंग होना चाहिए ऑफिसर लोग का। द डिटेल्स ऑफ सर्च शुड बी मेंशन्ड इन पंचनामा। ओके, साइंड बाय विटनेस एंड पर्सन इन चार्ज। तो बेसिकली वो सर्च का वारंट रहता है, उसके साथ साथ एक पूरा शीट बनाते हैं कि इन लोगों ने इधर क्या ढूंढा, ओके, कितने लोग
उनके पास क्या मिला या फिर डिटेल्स ऑफ सीक्रेटेड आइटम्स, तो वो सब पूरा एक लिस्ट बनता है। ओके, अ कॉपी ऑफ पंचनामा शैल बी गिवन टू पर्सन इन चार्ज। ठीक, सर्च वारंट मस्ट बी रिटर्न्ड टू ऑफिसर हु ऑर्डर्ड द सर्च। और जिसने भी सर्च के लिए परमिशन दिया था, ओके, उस ऑफिसर को ये रिटर्न करना पड़ेगा सर्च वारंट सर्च होने के बाद। ओके, होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सर्च वारंट। ओके, जो भी सर्च वारंट रहता है, कब इशू किया, उसमें क्या मिला, ऐसा पूरा उनको डिटेल मेंशन करना, मतलब मेंटेन करना पड़ता। क्लियर है क्या? तो ये था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्च। एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, एग्जाम के लिए इरेलेवेंट। पावर्स टू अरेस्ट, ये एग्जाम में आता है, सेक्शन नंबर 69। ओके, एग्जाम में कंफर्म इस चैप्टर से कुछ आया तो यही आएगा। अभी हम सेक्शन नंबर 69 कर रहे। ओके, सेक्शन नंबर 69 में अरेस्ट का प्रोविजन है। ओके, अरेस्ट का प्रोविजन है सेक्शन नंबर 69 में। अभी अरेस्ट कब हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग ऑफेंसेस है। ओके, देयर आर मेनी ऑफेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो ऑफेंसेस पढ़ेंगे। ओके, तो इधर दिया हुआ है ऑफेंसेस। अभी सेक्शन नंबर 132(1) करके एक सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफेंस लिखे हुए हैं। खाली एक बार हम लोग इसको रीड कर लेंगे। इसमें से तुम लोग को पहला 4 ऑफेंस याद रखना है। ओके, 132(1) ABCD। ओके, ये 4 ऑफेंसेस याद रखना है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला, supplies without issue of invoice with the intention to evade tax। अगर मतलब आप लोग बिना इनवॉइस के गुड्स भेज रहे हो तो पहला वाला ऑफेंस है, बिना इनवॉइस के गुड्स भेजना या सर्विस देना। दूसरा, इश्यूज एनी इनवॉइस विदाउट सप्लाई, मतलब कि आपने गुड्स भेजा नहीं, खाली इनवॉइस बनाया, फेक इनवॉइस। ओके, पहला और दूसरा समझ में ऑपोजिट है। पहला वाले में क्या बोला, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। दूसरा, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ टैक्स। मतलब कि आप लोगों ने इनवॉइस जो बनाया उसके बेसिस पे उस पर्सन ने आईटीसी ले लिया। ओके, या तो उसको रिफंड मिल गया। ठीक है। तीसरा, avails ITC using the invoice or bill referred to in clause B or fraudulently avail ITC without any invoice or bill। मतलब कि आप लोग गलत इनवॉइस पे ITC ले रहे हो। ओके, या तो बिना इनवॉइस के ITC ले रहे हो, या तो गलत इनवॉइस या तो बिना इनवॉइस के। तो पहला वाला क्या था, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। दूसरा, इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई, मतलब फेक इनवॉइस। तीसरा, फेक इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी लेना। ओके,
या तो फिर बिना इनवॉइस के आईटीसी लेना। चौथा, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे इट टू द गवर्नमेंट विद इन, कितना डेट दिया, विद इन 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब कि समझो आप लोगों ने जीएसटी कलेक्ट किया दिसंबर में लोगों से, इसका ड्यू डेट क्या है 20 जनवरी, दिसंबर का जीएसटी 20 जनवरी, तो 20 जनवरी से 3 महीने तक अगर ये पैसा आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया तो ये वाला 132(1)(d) का ऑफेंस है। ओके, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे टू गवर्नमेंट विद इन हाउ मनी टाइम, विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, मतलब कि ड्यू डेट से 3 महीना। क्लियर है क्या पॉइंट? ड्यू डेट से 3 महीना, कलेक्शन से नहीं, ड्यू डेट से 3 महीने तक आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो ये 4 ऑफेंसेस जो है ये तुम लोग को याद रखना है। पांचवा, evades tax or fraudulently obtains refund and where such offense is not covered in A to D, मतलब कि यहां पर कवर नहीं है कोई ऑफेंस, उसके अलावा आपने क्या किया, evades tax और fraudulently obtains refund। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदा, कैपिटल गुड्स आपने सच में खरीदा, मतलब ए का फ्रॉड नहीं है, आपने इनवॉइस के बेस पे खरीदा, बरोबर, और आपने आईटीसी भी सही लिया है, कोई गलत नहीं, आईटीसी सही लिया, ओके, और आपके सप्लायर ने टैक्स भी पे किया टाइम पे, पर आपने क्या किया, वो आपका अनेक्शर बी करके रहता है, रिफंड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग का परचेस का डिटेल डालना पड़ता है, परचेस का डिटेल हम लोग जब डालते हैं उसमें आपने एक लाइन आइटम कैपिटल गुड्स का डाल दिया, तो वो खरीदा है, प्रॉपर खरीदा है, इनवॉइस के बेसिस पे आपको रिसीव भी हुआ, आईटीसी भी सही है, लेकिन रिफंड नहीं मिलना चाहिए, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता ना, अभी कि नहीं, नेट आईटीसी में इनपुट्स मिलता है 89(5) में, 89(4) में इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस। ठीक है, तो आप लोगों ने यहां पर क्या किया, इवेट्स टैक्स तो ठीक है, फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड विच इज नॉट कवर्ड इन ए टू डी, मतलब इन चारों में कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि इन चारों के हिसाब से आपका फ्रॉड नहीं है, आपका फ्रॉड ई है, अलग फ्रॉड। पॉइंट समझो? क्लियर है क्या? तो उसको बोलेंगे ई वाला फ्रॉड। उसके बाद एफ, falsifies or substitutes financial records or produces fake documents or accounts or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax। मतलब आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट फर्निश किया डिपार्टमेंट में, या तो आप लोगों ने कोई भी अकाउंट्स को ओवरराइट करके मतलब चेंज ही कर दिया पूरा। अभी समझो बैलेंस शीट में सेल्स लिखा है, उसका ब्रेकअप में एग्जाम सप्लाईज बहुत ज्यादा था और आईटी से आपने रिवर्स नहीं किया था, तो आपने फिर वो इंटरनली उसको नोट्स टू अकाउंट्स में वो लाइन चेंज करके ओके दे दिया, समझा? तो मतलब आपने क्या क्या चेंज कर दिया डिटेल्स को, या तो फिर आपको लेजर सबमिट करने बोला था XYZ पार्टी का, ओके, उसमें पेमेंट का डेट 180 दिन से ज्यादा दिख रहा था, ओके, अपन ने उसको पेमेंट का डेट क्या कर दिया, थोड़ा पीछे ले लिया ताकि रिवर्सल ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आंसर अफेक्ट नहीं होना ना उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो ऐसा हम सब क्या कर रहे हैं, फॉल्सिफाई कर रहे हैं अकाउंट्स को। तो ये वाला जो फ्रॉड है ओके वो एफ पे कवर्ड। उसके बाद एक्वायर्स पोजेशन ऑफ और इन एनी वे कंसर्न्स हिमसेल्फ इन transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing, or in any other manner deals with any goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscation। मतलब कि अगर हम लोग को मालूम है कि कुछ गुड्स के ऊपर
ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है और हम लोग उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, रखने में, स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो यहां पर कवर है। ओके, एक्वायर्स पोजीशन ऑफ और इन एनी वे कंसर्न्स हिमसेल्फ। अगर मतलब कि आप लोग ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, रिमूव करवा रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो कहीं पर गुड्स को, उसको छुपाने में हेल्प कर रहे हो, खरीदने में हेल्प कर रहे हो। कच्चे में खरीदना है तो इधर से जाके खरीदना। समझो हम लोग अपने पार्टी को बोलते हैं कि अगर आपको कैश में खरीदना है इधर से खरीद, तो हम लोग परचेस करने में हेल्प कर रहे हैं। समझो पॉइंट क्लियर है क्या? कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज बिना इनवॉइस की गुड्स लेके नहीं जाती, वीआरएल वगैरह बिना टैक्स इनवॉइस की गुड्स लेके जाती। ओके, अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो टैक्स इनवॉइस कंपलसरी। पर हम लोग का कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर है, समझो वो खाली ऐसे ही गुड्स ले जाता है कैश, मतलब उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पड़ा नहीं, ईवी बिल नहीं, कुछ नहीं, जैसे आया वैसे। तो हम लोगों ने गाइड किया एक सप्लायर को कि वो वाला ट्रांसपोर्टर के पास जाओ, वो ऐसे लेके जाता है। समझ में पॉइंट? तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसर्न्स हिमसेल्फ इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। उसके बाद receives or is in any way concerned himself with supply or in any other manner deals with any supply of services। देखो जो आई पॉइंट है ये सर्विसेज के लिए, एंड जो एच पॉइंट था ये गुड्स के लिए। गुड्स का ही ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगा ना, तो सर्विस का अलग से लिख के दिया लोगों ने। receives or is in any way concerned with supply or in any other manner deals with any supply of services which he knows or reason to believe in contravention। मतलब सर्विस में भी अगर समझो ऐसा कुछ हुआ, एक्चुअल में किसी ने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, ओके, पर ऐसा दिखा रहा है सर्विस दिया, या फिर सर्विस एक्स चीज का दिया, इनवॉइस ज्यादा अमाउंट का बनाया, कम अमाउंट का बनाया, मतलब कि वो सब चीज अगर किया तो हम लोग का ये आई का ऑफेंस है। ओके, 131 क्लॉज आई। उसके बाद एल, जे एन के डिलीटेड है। ओके, अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस मेंशन्ड इन ए टू के। अटेम्प्ट्स टू कमिट मतलब कि हम लोग कोशिश किए, कर नहीं रहे, हम लोग कोशिश करते हुए पकड़े गए, हम लोग ट्राई कर रहे थे। और अबेट्स द कमीशन मतलब कि जो कोई कर रहा है उसको हम मदद कर रहे हैं। ओके, जो कोई कर रहा है, कमीशन मतलब जो करने वाला है, कमिट जो होगा कमिट, उससे वर्ड है कमीशन। अबेट्स द कमीशन मतलब कि जो कर रहा है उसको हम साथ दे रहे हैं। ओके, फॉर ऑफेंसेस मेंशन्ड इन A2K। कुछ लोग पूछते ना कि बिल चाहिए तो किधर से लेने का वगैरह, पूछते ना ऐसा, कैश वाला पार्टी रहेगा, मतलब बहुत उसका लायबिलिटी आ गया है, क्योंकि उसको बिल चाहिए लायबिलिटी कम करने का, तो बिल मांगेगा, तो हम लोगों ने रेफरेंस दिया। ओके, तो यहाँ पर अबेट्स द कमीशन मतलब कि वो ऐसा काम करने जा रहा है, उसको हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं। कौन समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर इश्यूज एनी इनवॉइस विदाउट सप्लाई, वो ये करने वाला है, लेकिन उसको हमने बताया कि इस पर्सन के पास जाओ ये बिल देगा। पॉइंट क्लियर है क्या? तो ए से लेकर के आई तक क्लियर है क्या? इसमें 4 याद कर लो फटाफट, ये 4 याद रखो। हाँ, बंद करना है क्या? बंद करना। बोलते प्रोजेक्टर उड़ जाएगा। माइक बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, माइक कनेक्ट करके रखा रहेगा ये लोगों ने। हेलो, बैठ जा बैठ।
हुआ HR? ऑफिस में देख के आओ। हेलो 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 हाँ। क्या बात है, ये वाला चार्ट होना चाहिए याद, ये चार्ट याद होना चाहिए। अभी करेंगे अभी अमेंडमेंट। अच्छा नहीं है क्या? क्या एक काम करो, AC चालू करो तो आवाज आ रहा है क्या देखते। हेलो 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 नहीं, माइक ही गया हो। हेलो 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 वो वाला जो है ना ऊपर का रिसीवर है ना, ऊपर वाला, ये नहीं नहीं, माइक के अंदर। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, आप जाओ ना, उसको खाली थोड़ा ऐसा ऊपर करके हो ना, चढ़ना पड़ेगा ऊपर। हाँ नहीं, काम नहीं आएगा, चढ़ना ही पड़ेगा, हाथ नहीं पहुंचेगा। अरे पहुंच। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ तो हेलो 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 हाँ छोड़ दो उसको अभी। हेलो हेलो हाँ बस 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 आ जाओ। हाँ AC बंद कर दो चाहिए, पहला वाला। हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो सुनो अभी, ऑफेंसेस ऑफ 132(1) ABCD। ओके, यहाँ पर हम लोग 132(1) ABCD का जो ऑफेंस है उसका ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे पहले। ओके, यहाँ तक, इसके पहले तक। ओके, ऑल इट इज फॉर 132(1) ABCD। अगर 131 ABCD का ऑफेंस है, ओके, उसमें से भी यहाँ पर पहला 131B कवर किया। ओके, अगर 131B का ऑफेंस है, B का ऑफेंस मतलब कौन सा? हाँ, फेक इनवॉइस। ओके, फेक इनवॉइस का ऑफेंस है और वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़। टैक्स का अमाउंट है ये, टैक्स का अमाउंट है, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ टैक्स का अमाउंट। पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड। ओके, GST में अरेस्ट का प्रोविजन जो है वो 2 करोड़ के ऊपर अगर रहेगा तो अरेस्ट हो सकता है।
ओके 2 करोड़ के ऊपर रहेगा तो अरेस्ट हो सकता है। एंड अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, पहले अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का डिफरेंस समझते हैं। ओके अरेस्ट का मतलब क्या रहता है कि आपके ऊपर कोई चार्ज है कि आपने ऐसा ऐसा किया है वगैरह। इम्प्रिजनमेंट मतलब कि आपको कस्टडी में लेके गए ओके पूछताछ करने के, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक जेल में ही रखेंगे। ओके आप 1 महीने तक कुछ भी नहीं बोल रहे हो जेल में। ओके लेकिन अपना जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट में भी इम्प्रिजनमेंट होता है, लेकिन अरेस्ट में इम्प्रिजनमेंट होगा उसका मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट कुछ चार्ज साबित हुआ है कि आपने ऐसा ऐसा किया है और आपको फिर एज अ पनिशमेंट जेल में रखा है। कौन समझ में आ रहेगा अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट? तो यहां पर क्या बोलते थे वो, अगर 131B का ऑफेंस रहेगा मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, तो ऐसे केसेस में पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड। ओके पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड, नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। ओके देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंस, एक कॉग्नाइजेबल एक नॉन कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल मतलब सीरियस ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल मतलब सीरियस ऑफेंस, एंड नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब कि लेस सीरियस। बेसिकली कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जब रहेगा ओके तब अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट का जरूरत नहीं। और कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब कि ऐसा ऑफेंस एकदम हाई लेवल का ऑफेंस होगा, उसमें अरेस्ट वारंट का जरूरत ही नहीं। लेकिन नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अगर अरेस्ट करना है तो फिर परमिशन लगेगा अरेस्ट के लिए। समझ में आ रहा पॉइंट? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब सीरियस ऑफेंस है। अभी जीएसटी में सीरियस ऑफेंस जो बोलते हैं हम लोग वो है 132(1)ABCD का टैक्स इवेजन मोर देन 5 करोड़। और खाली ये एक ही ऑफेंस जो है वो क्या है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, एक ही ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है, 132(1)ABCD हैविंग टैक्स इवेजन मोर देन 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। हाँ तो क्लियर है क्या? एक क्लाइंट है ओके अभी 4 दिन पहले मीटिंग हुआ, वो क्या बोलता है, मतलब मेरा क्लाइंट नहीं हो, ऐसे ही आया है घूम फिर के। उसने क्या किया है, उसने क्या किया, अपना अलग अलग एंटिटीज ओपन किया, 4 एंटिटी ओपन किया, ये बताया था शायद, क्या बोला था शायद से नहीं बोल देखते। उसका ना एक कंपनी है ओके मतलब खुद डायरेक्टर है चारों कंपनी का। अभी उसने एक कंपनी से 20 करोड़ का स्टॉक बेचा अपने ही रिलेटेड पार्टी को ओके 20 करोड़ का, और वो जो जिस एंटिटी से बेचा ना वो एंटिटी ने जीएसटी नहीं भरा ओके। एंड जो रिसिपिएंट एंटिटी है उसने आईटीसी लिया, और इसने रिलेटेड पार्टी वैसे भी, तो इसने क्या किया 20 करोड़ का स्टॉक ट्रांसफर किया, इधर 3 करोड़ 60 लाख का लायबिलिटी क्रिएट किया, 3 करोड़ 20 करोड़ इंटू 18%, तो इतना लायबिलिटी खुद का क्रिएट किया ओके। खुद का लायबिलिटी क्रिएट किया, सामने वाले ने आईटीसी ले लिया, 2B में दिखा आईटीसी ले लिया, इसने इधर टैक्स भरा ही नहीं ओके। 1 में आया ना ऑटोमेटिक आता है, 1 में आया तो 3B में भी आता, 3B में 0 कर दिया, और उसने आईटीसी ले लिया 3.5 करोड़ का। अभी उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 3.5 करोड़ का, ऐसा बताया उसने रिसिपिएंट एंटिटी में। अभी वो क्या करना चाहता है, रिसिपिएंट एंटिटी से दूसरे एंटिटी में कम वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रांसफर करना चाहता है, कम वैल्यू पे। हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा था रूल नंबर 28, अगर रिसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो हम लोग कोई भी वैल्यू पे दिखा सकते हैं। अभी वो जा रहा है आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी में। अभी इंसॉल्वेंसी में अगर स्टॉक 20 करोड़ का दिखेगा तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, बोले 20 करोड़ का स्टॉक है, इसमें से निकाल के हमको पे करो। इसीलिए अभी वो क्या करना चाहता है, वो 20 करोड़ का जो स्टॉक दिखा है ओके उसको छुपाना था, वो अंडर वैल्यू करना था। तो अंडर वैल्यू करने के लिए बोलते हैं मेरे दूसरे एंटिटी में डाल दो इसको, ताकि इस बैलेंस शीट में 0 दिखना चाहिए। तो इस एंटिटी से अगर दूसरे में डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक तो पहले आईटीसी लिया आपने और कम दाम पे बेचा ओके, एकदम मामूली अमाउंट पे बेच रहे, दिखाने को दिखा सकते ओके, लेकिन ये चीज फ्रॉड है
पहले ही आईटीसी ने लिया, ऊपर से कम वैल्यू पे बेच रहे उस पर्सन को। ओके, अंडर वैल्यू ठीक है, 1 करोड़ में हमने दिखाया उसको समझो, पर लॉस का क्या? बुक्स में डेटर क्रेडिटर तो पूरा हिल जाएगा ना। स्टॉक आया 20 करोड़ का, जा रहा है 1 करोड़ में, तो बाकी का लॉस तो बुक करना पड़ेगा, कुछ तो एंट्री मारना पड़ेगा। तो समझ नहीं रहा। और अगर समझो 1 करोड़ में हमने बेच भी दिया तो जीएसटी भरा 18 लाख, खरीदने के टाइम पे आईटीसी लिया 20 करोड़ पे और उसने भी टैक्स नहीं भरा, तो कितना बड़ा ऑफेंस है ये। तो उसको मैंने बोला, ये सेक्शन बताया उसको। ओके, उसको बोला कि देखो ऑलरेडी आपने 2 करोड़ के ऊपर का टैक्स इवेजन किया हुआ है। ओके, 3 करोड़ 60 लाख का। अभी अगर ऑफिसर ने पकड़ा, मतलब ऑफिसर का तो फोन आके गया, ओके, उसने मेरा नंबर दे दिया ऑफिसर को, बोलते मेरे सीए से बात कर, मैं उसका सीए भी नहीं हूँ। और ऑफिसर मेरे को फोन कर रहा है, बोलता कि आप साथ कैसे दे रहे हो इसका, ये तो फ्रॉड आदमी है, ये वो है। मैं बोला कि फ्रॉड है मेरे को मालूम है, मैं साथ नहीं दे रहा हूँ उसका खाली अकाउंट्स बनाने का काम आया था, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं है। बोलता आप सीए होके ऐसा करते हो, ओके, आपका मेंबरशिप नंबर ट्रेस करूंगा। तो बोला मैंने एक भी बैलेंस शीट पे साइन नहीं किया उसका खाली अकाउंट्स बनाने का काम लिया। मैंने बोला साइन में नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेगा मैं, तो साइनिंग के लिए फिर वो बोगस सीए रहते हैं कुछ। ओके, बोगस सीए वो मस्जिद बंदर में मिलते हैं। हाँ, मस्जिद बंदर में नहीं, मस्जिद बंदर में रहता है। उसमें कैसा अपने को खिड़की में डालने का बैलेंस शीट साइन करके आता है। सीए नहीं दिखता है, कुछ नहीं सुना है, खिड़की सीए बोलते नहीं सुना, ठीक है। हाँ ऐसा रहता है वो उधर, पर साइन का ज्यादा रहता है पैसा। मतलब कुछ भी बैलेंस शीट रहेगा ना, कुछ भी बैलेंस शीट वो भी साइन करते लोग। क्या क्या नहीं, वो देखते रहेंगे, उनके अकाउंट के स्टाफ देखते रहेंगे, बट फिगर्स वेरीफाई नहीं करते कि सच है झूठ है, वो सीधा स्टैंप है। और सच में सीए एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। हाँ, हाँ तो इम्प्रिजनमेंट तो कर ही सकते ना। हाँ हाँ, तो इम्प्रिजनमेंट तो कर सकते, इधर लिखा है इम्प्रिजनमेंट कर सकते। ओके, अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जेल में लेके आ सकते, बट आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो। ओके, इसलिए पहले ही डिफरेंस बताया। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अरेस्ट नहीं हुए पर जेल में जा रहे हो, पॉसिबल, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट मतलब आपसे पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हो। ओके, अरेस्ट मतलब कि साबित हो गया समझो। ओके, चार्ज आ गया आपके ऊपर, ओके, किसी ने प्रॉपर एविडेंस के साथ बताया कि यही पर्सन ने किया, तो अरेस्ट करके लेके गए आपको। ओके, हाँ, अमनेस्टी, हाँ 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 हाँ, अच्छा, तो सेटल कर दो, नहीं हो रहा है। अच्छा, बराबर, तो यहाँ तो समझ में आ रही है बात। हाँ हाँ, नहीं वो मरे हुए सीए रहते हैं, मतलब कि नहीं सच में वो एग्जिस्टेंट नहीं करते, लेकिन उनका मेंबरशिप कैंसिल नहीं हुआ रहता, वो साइन करते हैं, रहते हैं ऐसे। बाद में ट्रेस होंगे तब होंगे उसके पहले तो सब हाँ करते वो करते। क्या बनाएगा? हाँ तो वो तो बनेगा ना, लॉगिन करके बनाओ। ओटीपी तो मोबाइल नंबर तो चालू है ना, मोबाइल चालू है, वो चालू नहीं है बनता सब चलता प्रैक्टिस, ठीक है। चलो ये क्लियर है क्या? इसके बाद देखो 131 ABCD, उसमें मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। ओके, 131 ABCD मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़। तो ये जो ऑफेंस है इसमें हम लोग अरेस्ट हो सकते हैं। ओके, अरेस्ट हो सकते हैं।
बट इट इज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, मतलब कि बेल पे हम लोग को रिहा कर सकते हैं। ओके, हम लोग बेल पे छूट सकते हैं। ओके, नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब इतना सीरियस नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, पर अरेस्ट तो कर सकते हैं लोग। और अगर 5 करोड़ के ऊपर रहेगा, 5 करोड़ के ऊपर रहेगा तो अरेस्ट तो होंगे ही, क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर ही अरेस्ट हो रहे हैं तो 5 करोड़ के ऊपर भी अरेस्ट होंगे। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब कि आपको बेल पे नहीं छोड़ेंगे, फिर आपको पेनल्टी वगैरह भरवाएंगे फिर छोड़ेंगे। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा 131 ABCD, यहाँ पे 132(1) ए से लेकर के डी तक। ओके, ABCD का जो ऑफेंस रहेगा, अगर ये 5 करोड़ के ऊपर है तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका? हाँ, ये कॉग्नाइजेबल है, नॉन बेलेबल है एंड अरेस्ट हो सकते हैं। ओके, अगर 2 करोड़ के ऊपर है बट 5 करोड़ तक है तो नॉन कॉग्नाइजेबल, ओके, एंड बेलेबल एंड अरेस्ट हो सकता है कि नहीं? यस, ओके, अरेस्ट हो सकता है। तो ना अरेस्ट हो सकते हैं ना, यहाँ पर देखो अरेस्ट पॉसिबल है, मतलब 2 करोड़ के ऊपर का ऑफेंस रहेगा GST में। ओके, फॉर 132(1) ABCD, उस केस में क्या पॉसिबल है? अरेस्ट पॉसिबल है दोनों केस में, लेकिन एक नॉन कॉग्नाइजेबल है, ओके, एंड एक कॉग्नाइजेबल है। समझा पॉइंट? ये क्लियर है क्या? एंड खाली 131B के ऑफेंस के लिए, फेक इनवॉइस के लिए, ओके, उसमें क्या बोला होता? मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़। ओके, वो जो ऑफेंस रहेगा, ओके, उस केस में हम लोग को अरेस्ट नहीं करेंगे वो। ओके, इट वुड बी नॉन कॉग्नाइजेबल बेलेबल, लेकिन यहां पर इम्प्रिजनमेंट हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ओके, अभी यहां पर इम्प्रिजनमेंट कितना देखो, अगर 131 ABCD का ऑफेंस रहेगा, सॉरी 131B का ऑफेंस रहेगा, का ऑफेंस रहेगा मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, तो ऐसे केस में यहां पर बोला जा रहा है फाइन एज एप्लीकेबल। देखो, फाइन तो हर जगह पे है ही, अगर फाइन में कुछ हो नहीं, फाइन तो है ही, सब जगह पे फाइन। इम्प्रिजनमेंट कैसे याद रखना? देखो, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, डिफरेंस 1 करोड़, तो 1 ईयर का जेल। यहां पर मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 3 साल का जेल, मोर देन 5 करोड़ 5 साल का जेल। अगर हर एक में मिनिमम 6 मंथ, समझ में आया क्या? हर एक में मिनिमम 6 मंथ्स, क्लियर है? तो ये इम्प्रिजनमेंट का टाइम है। ओके, मिनिमम 6 मंथ्स तो फिक्स है, पॉइंट समझा? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम इट इज डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। 2 से ज्यादा, 5 से कम रहेगा 3 साल, 5 से ज्यादा रहेगा तो 5 साल। ये चार्ट याद हुआ क्या? हाँ, पहले सबके लिए था, बाद में उधर से बाकी का हटा है। नहीं, कौन से साल का केस है? ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर का है। हाँ, तो 18-19 का प्रोविजन अलग था। 18-19 में 131 ABCD सब था, ये 22-23 से चेंज हुआ। हाँ, नहीं, बी ही रखा है। हाँ, पहले ABCD सब था। क्या क्या? नहीं, फर्स्ट केस में खाली, एक केस में 131 ABCD। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर का परमिशन क्या? तो यहां तक क्लियर है क्या? तो ओ बात अभी 132(1) E से लेकर के L तक, ओके, मतलब D के बाद एंड लास्ट ऑफेंस तक 131 E से लेके L तक। इसमें बोला है
दो दो बाइफर्केशन है, 132(1) F एंड अदर्स. ओके, F एंड अदर्स. अभी F में फॉल्सिफाइज था. F पढ़ो क्या था क्लॉज. हाँ, फॉल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स. ओके, और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन. क्लियर है क्या? अभी यहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स अकाउंट्स, ये सब बात हो रहा है. मतलब ये टैक्स के अमाउंट में क्वांटिफाई नहीं हो सकता. देखो, टैक्स के अमाउंट में क्वांटिफाई नहीं कर सकते. समझो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉल्सिफाई किया, आपने 1 करोड़ के टैक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉल्सिफाई किया, ऐसा नहीं बोल सकते. क्या पता उसमें कुछ एग्जम्प्ट हो, क्या हो. तो फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते इतने अमाउंट का टैक्स का फ्रॉड किया. इसीलिए यहां पर टैक्स का अमाउंट वाइज कुछ भी नहीं. ओके, टैक्स का अमाउंट नहीं दिया. इसमें क्या बोल दिया डायरेक्टली, इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का. ओके, एंड फाइन. तो यहां पर फाइन जिधर लिखा है ना, ये सब फाइन सेक्शन नंबर 122 में है. सेक्शन नंबर 122 करके एक सेक्शन आएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में. उधर का जो फाइन रहेगा वो यहां पे लगेगा. ये फाइन मतलब जो आपका पेनल्टी वगैरह रहता है वो है. सेक्शन नंबर 122 लिखने का इधर. ओके, सेक्शन नंबर 122 का फाइन. ओके, एक हम लोग पढ़ते, चलो एक हम लोग पढ़ लेते हैं कैसा लिखते. एक दो ही बता रहा हूं, खाली डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो चैप्टर में करेंगे तभी. देखो, ये सेक्शन नंबर 122 का फाइन है. फाइन का अमाउंट कितना देखो, 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर. 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर. देखो पहला ही देख लो यहां पर, सप्लाईज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस और इश्यूज इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस और इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट एक्चुअल सप्लाई. तो इसका पेनल्टी कितना आएगा इस सेक्शन के हिसाब से, 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर. तो यहां पर जो 131 ABCD है उसमें जिधर जिधर फाइन लिखा है दैट एक्चुअली मीन्स 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर. आ रहा है समझ में? ऑब्वियसली नॉट 10,000 क्योंकि मोर देन 1 करोड़ ही है सब. तो टैक्स का अमाउंट ही फाइन है. तो उधर लिखा है ना 10,000 और टैक्स विच एवर इज हायर, लेकिन ये सब ऑफेंस ही करोड़ों के, तो फिर 10,000 को तो भूल जाओ. समझ में आया पॉइंट? तो अमाउंट ऑफ टैक्स ही हायर आएगा हमेशा फॉर दिस पर्पस. क्लियर हुआ? हाँ, तो F क्लियर हो गया. F में क्या बोला, इम्प्रिजनमेंट 6 महीना. अदर देन F, अदर देन F मतलब अदर देन F, अदर देन ABCD, अदर देन F एंड अदर देन ABCD, क्योंकि ABCD का पहले पढ़ लिया. ओके, और F का बाद में पढ़ लिया. जो बच गए वो ऑफेंसेस. उसमें बोल रहे हैं मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़. तो पहली बात तो इन सब में अरेस्ट हो ही नहीं सकते. ओके, अरेस्ट हो नहीं सकते यहां पर. कैनॉट बी अरेस्टेड, कैनॉट बी अरेस्टेड. अरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 131 ABCD का ऑफेंस होना चाहिए. ओके, मोर देन कितना, मोर देन 2 करोड़. मोर देन कितना था, 2 करोड़ था. ओके, 5 करोड़ नहीं. 5 करोड़ किसके लिए था, कॉग्नाइजेबल के लिए. ओके, खाली अरेस्ट के लिए, खाली अरेस्ट के लिए 2 करोड़. समझ में आया पॉइंट? ओके, तो 132(1) F का रहेगा तो कोई यहां पर अमाउंट का लिमिट नहीं है, डायरेक्टली 6 महीना. एंड अगर F को छोड़ करके कुछ है तो उस केस में 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से कम एंड मोर देन 5 करोड़. ये डिलीट हो गया. पहले 1 to 2 करोड़ था, अभी नहीं है. हाँ, सब में इधर से लेके इधर तक में. तो ये ब्रैकेट देखो यहाँ पर, इधर से इधर तक है ना. तो इन किसी भी ऑफेंस में अरेस्ट नहीं हो सकता है. अरेस्ट ओनली 131 ABCD मोर देन 2 करोड़. ओके, तो यहां पर फाइन तो जो सेक्शन 122 बोलेगा वो
इम्प्रिजनमेंट 2 से ज्यादा 5 से कम डिफरेंस 3, 5 से ज्यादा 5, मिनिमम 6 महीना। क्लियर है क्या? ये चार्ट को याद करो फटाफट, फिर मैं पूछूंगा। 5 मिनट दिया, चार्ट को याद करो। हाँ तो अरेस्ट भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं, खाली फाइन। इम्प्रिजनमेंट नहीं करेंगे, फाइन तो लगेगा, इम्प्रिजनमेंट से बच जाएगा तुम। तो ये सब ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट होएगा। हुआ, डन, सबका हो गया। नन का लेक्चर देखा, मिस हुआ हो, बीमार, अच्छा, देखो यहां पर एक पॉइंट है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन का, मतलब कि अगर सेकेंड टाइम हम ऑफेंस करते हैं, ओके, तो अपना जो इम्प्रिजनमेंट रहेगा, ओके, वो 5 years का रह सकता है एंड विथ फाइन। मतलब सेकेंड टाइम इम्प्रिजनमेंट में वो लोग ये अपना 1 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा अलग अलग नहीं करेंगे, सब ऑफेंस के लिए 5 साल, सेकेंड टाइम ऑफेंस के लिए, ओके, सेकेंड टाइम ऑफेंस के लिए 5 साल। हाँ, अलग अलग नहीं, मतलब कोई भी ऑफेंस करो आप, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ से कम करो, डिफरेंस एक है, पर फिर भी यहां पर हम लोग कितना लेंगे, 5 साल पर सेकेंड टाइम ऑफेंस। सेम पैन, हाँ तो चलेगा, हाँ सेकेंड पैन में चलेगा, हाँ हाँ फिर चलेगा,
ठीक है, कौन ये पूरा चार्ट बताएगा खुद से? खुद से पूरा चार्ट किसको याद है? चलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, ट्राई करो आएगा। आएगा सर, ऑप्शन हाँ चलो स्टार्ट। हाँ अगर बी में अपना इक्वेशन 1 to 2 करोड़ का हुआ है तो अरेस्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट रहेगा 6 month to 1 year। सेकंड केस था जिसमें चारों सेक्शन वैलिड है, इसमें अरेस्ट नहीं, वैल्यू तो बोलो। क्या रहेगा, 1 to 2 करोड़ टू वो नॉन कॉग्नाइजेबल है एंड वेरिएबल है, जो इसका पीरियड रहेगा 6 month to अरेस्ट हो सकते कि नहीं? अरेस्ट हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? इसका पीरियड है 6 month to 3 years। हाँ तो अपना लास्ट केस जिसमें चारों सेक्शन वैलिड है, का ग्रेटर देन 5 करोड़ and cognizable and not available, imprisonment fine plus imprisonment period 6 months to 5 years। वो बाजू, हाँ वो बाजू कौन बताए? सिक्स ईयर ना, 1 बोला ना, हाँ 6 months। हाँ हाँ और एक पॉइंट अभी बताया, सब्सिक्वेंट वाला। ओके हाँ, 131 ABCD वाला पूरा। नहीं कौन सा? 131 B का? नहीं नहीं, हाँ नॉन अरेस्ट बराबर, उसके साथ हाँ अभी बराबर है। हाँ हाँ वेरी गुड हाँ दोनों। हाँ नहीं अरेस्ट वगैरह, हाँ वो बाजू फाइन है ना, F का बोला ना, हाँ अरेस्ट नहीं है, फाइन है, 6 months एंड फाइन। क्या बात है, ओके सब्सिक्वेंट 5 years। हाँ 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 चलो स्टार्ट।
प्लस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years. फिर मोर देन 5 crores वाला मोर देन 5 years का इम्प्रिजनमेंट होगा, उसमें अरेस्ट होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, मिनिमम 6 months है उसमें. फिर 132F का इम्प्रिजनमेंट 6 months का रहेगा, और अरेस्ट नहीं होगा बट नॉन कॉग्निजेबल एंड वेलेबल है. फिर फाइन फाइन भी रहेगा उसमें. बाकी अदर देन F and ABCD तो 2 crores to 5 crores तो 3 years का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, एंड मोर देन 5 crores है तो 5 years का इम्प्रिजनमेंट, और सब्सिक्वेंट अरेस्ट नहीं है उसमें और सब्सिक्वेंट है कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल वो F वाले अदर देन एफ अदर देन एबीसीडी. नॉन कॉग्निजेबल एंड वेलेबल. ओके, और सब्सिक्वेंट रहेगा तो 5 years. अप टू 5 years. हाँ ठीक, गुड गुड, वेरी गुड, सब लोग के लिए. चलो अभी देखो सेक्शन नंबर 69 जो अरेस्ट का सेक्शन था वो हम लोग करेंगे. अरेस्ट मीन्स टेकिंग द कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी. In other words, person is said to be arrested when he is taken and restrained of his liberty by power or color of lawful warrant. The arrest under GST can only be made under authorization of commissioner. Okay, commissioner authorize करे. अब एग्जाम में ये 3 पॉइंट लिखना है हम लोग को जब भी सेक्शन 69 का क्वेश्चन आएगा. There are certain safeguards provided under section number 69 for a person who is placed under arrest. मतलब जो भी पर्सन का अरेस्ट होता है, ओके, जो भी पर्सन का अरेस्ट होता है, ओके, उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है. वो पर्सन को विद इन 24 hours मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है. ओके, विद इन 24 hours. ओके, सूर्यवंशम पिक्चर रहेगा, सूर्यवंशम पिक्चर. हाँ, सेट मैक्स पे लगता है ना. मतलब एक लेडी को जेल में रखते, ओके, हाँ हाँ वही वो जेल में रखते, वो बोलते हैं ना 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास लेके गए, नहीं बोलता ना ऐसा. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 24 घंटे में क्या करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा. ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा उसको. एंड ही मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours ऑफ हिज अरेस्ट. ओके, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो रहता है हम लोग उसको कमिश्नर मानेंगे. ओके, मैजिस्ट्रेट की जगह पे हर जगह पे ऐसे लिख दो, कट मत करना. ओके, मैजिस्ट्रेट वुड हियर मीन कमिश्नर. क्या तो वही काम नहीं कर रहा है ना. हाँ, फिर मंडे मतलब सैटरडे को अरेस्ट किया तो फिर 24 hours. हाँ, वर्किंग आवर्स. अभी 2nd and 4th को रहता है, तो अगर 2nd 4th को अगर वो लोग काम नहीं कर रहे तो फ्राइडे को अरेस्ट किया तो मंडे तक करे. क्या नहीं. हाँ, वो नॉर्मल डिपार्टमेंट का कमिश्नर. हाँ हाँ, 2 दिन मिलेगा. हाँ, हो सकता. चलो आगे. इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर, तो पहले क्या लिखा था, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. कौन सा ऑफेंस रहेगा फ्री, कौन सा 5 करोड़ के ऊपर कौन सा ऑफेंस, ABCD. ABCD का जो ऑफेंस है मोर देन 5 करोड़, उसका यहां पर बात हुआ. उसके बाद सेकंड यहां पर जो बात हो रहा है, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस. ये कब हो सकता है, अरेस्ट बट फॉर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. हाँ, वो वापस से नहीं सुनो देखो, F और अदर देन F
ऑफेंड अदर देन एबीसीडी, उसमें अरेस्ट ही नहीं हो सकते हम लोग, ओके, तो उसका बात ही नहीं चलो। यहाँ पर क्या लिखा है, पर्सन इज अरेस्टेड, हाँ, तो मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, ओके, फॉर 131 एबीसीडी। समझ में आ रहेगा पॉइंट, क्लियर है क्या? अगर उसके लिए हम लोग अरेस्ट हो रहे हैं तो उस केस में वी कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल, ओके, एंड बेल कैन बी ग्रांटेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, बेल कैन बी ग्रांटेड बाय डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, ये लोग बेल दे सकते, ओके। If a person is arrested for non-cognizable and bailable offence, the deputy commissioner, assistant commissioner can release him on bail and he will be subject to same provisions as an officer in charge of a police station. मतलब जो पुलिस का काम है, ओके, वैसा ही असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर का काम माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि उसको उतना पावर दिया जाएगा। All arrest must be in accordance with the provisions of कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973, मतलब कि जो नॉर्मली अरेस्ट के लिए प्रोविजंस रहता है वही प्रोविजंस लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है, क्लियर है क्या? ये 3 पॉइंट लिखना है बस, दोनों अरेस्ट का ही पॉइंट है, लेकिन एक अरेस्ट कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए, एक अरेस्ट नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया तो 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करो, एंड इसमें बेल दे सकते हैं, क्लियर है क्या? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। तो अपना सेक्शन नंबर 69 हो गया। अब सेक्शन नंबर 70, समन। समन है इनकम टैक्स में, समन पता नहीं था क्या है? द प्रॉपर ऑफिसर, समन का बेसिक मीनिंग रहता है टू कॉल, ओके, मतलब ऑफिसर बुलाता है मिलने के लिए, ओके, टू कॉल, और प्रेजेंट मतलब कि ऑफिसर बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आओ मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, ओके, टू कॉल। द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर टू समन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, ओके, हुज अटेंडेंस ही कंसिडर्स नेसेसरी either to give evidence, okay, either to give evidence or to produce document or any other thing in any inquiry in the same manner as provided in civil court, क्योंकि कोर्ट में जाके हम लोग कैसे जज के सामने बैठते, ओके, उसी तरीके का प्रोसीडिंग माना जाएगा अगर ऑफिसर हमको बुला रहा है तो एज गुड एज हम लोग कोर्ट में गए वैसे ही हम लोग ऑफिसर के पास जाएंगे। समझ में आ रहा पॉइंट? अगर कोर्ट में बुलाया तो अपन हाजिरी के देते ना तारीख, तो वैसे ही ऑफिसर ने अगर हमको एक डेट दिया है तो उस डेट पे हमको जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली पर्सनल हियरिंग जैसा नहीं है, पर्सनल हियरिंग में भी ऑफिसर बुलाता है, लेकिन ये पर्सनल हियरिंग से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। पर्सनल हियरिंग कैसा एकदम ऐसे एडजमेंट मिल जाएगा, ओके, अवेलेबल नहीं है, बीमार है तो नेक्स्ट डेट पे आओ, लेकिन इधर ऐसा नहीं, ओके, ये थोड़ा सीरियस है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम लोग अपॉइंट मतलब जा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा साथ में तो चलेगा। एनालिसिस, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ is not the conclusion, okay, of investigation, but to further investigate that evidence or document obtained will help in supporting charge। तो यहाँ पर क्या बोलते लोग, ऑफिसर जो है वो आप लोगों से बुलवाता है कुछ कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, टैक्स क्यों नहीं भरा, वगैरह वगैरह। तो जो बिजनेस का ओनर है, ओके, अगर उसने कुछ स्टेटमेंट बोल दिया तो ऐसा वो पकड़ नहीं लेगा स्टेटमेंट की आपने बोला मतलब आपने ही किया, ओके, उसने बोला वो ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज ग्राउंड, मतलब कि सपोर्ट में यूज कर सकते हैं लोग उसको, लेकिन वही बेसिस करके उधर ही फाइनल नहीं कर सकता हो। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है क्या? अभी एक क्लाइंट था थाना का, ओके, उसके उधर वहां पर रेड पड़ा था सर्विस टैक्स का,
उसके बाद क्या हुआ, वो सर्विस डेस्क में रेड पड़ा था, ऑफिसर ने उधर बुलाया उसके ऑफिस में ये पर्सन को। अब इसने बोल दिया कि अकाउंट्स वगैरह सब मतलब बाढ़ वगैरह आया था कुछ, ओके वो सब अकाउंट्स हम लोग का चले गया, कुछ नहीं हम लोग के पास अकाउंट्स, बिजनेस चालू है, बोलते हैं अकाउंट्स कुछ भी नहीं हमारे पास। तो उसने जब ऐसे बोल दिया मतलब कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए उसको राइट दे रहा है। देखो अगर आपके पास अकाउंट्स है तो उसके बेसिस पे निकालेगा लायबिलिटी, नहीं तो बेस्ट जजमेंट करेगा। तो उसने बोल दिया कि कुछ अकाउंट्स ही नहीं हम लोग के पास, कुछ नहीं हमारे पास। तो फिर उसने जो ऑर्डर पास किया उसमें लिख के दिया उसने कि एज पर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द प्रोपराइटर, ओके assessee, the assessee does not maintain do not have any evidence, any books of accounts, okay records, thus best judgment assessment। समझ में? तो बोलने के पहले थोड़ा सोचना है, ओके अगर क्लाइंट को समन आया तो उसको बोल के भेजना है कि कुछ कुछ चीजें नहीं बोलनी, समझ में? तो बोलने की वजह से क्या हुआ, बेस्ट जजमेंट कर बैठा हो। उसके बाद फिर उसको बोलना पड़ा, ये सब लीगल सेक्शन वगैरह देना पड़ा उसको, सर्विस टैक्स का केस लॉ वगैरह, कि उसने बोल दिया तो क्या हो गया, वो टाइम पे वो डर के मारे बोल दिया, और डर के मारे बोल दिया उसने, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं तो बोलने पे थोड़ी ना फाइनलाइज होगा, तो केस लॉ है उसके ऊपर। तो वो सब केस लॉ डाल के फिर बेस्ट जजमेंट से बाहर निकाला एंड बोला आईटीआर तो फाइल हुआ है ना वो टाइम का, अकाउंट्स नहीं रहता तो आईटीआर कैसे फाइल होता, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुआ, तो अकाउंट्स तो बना था, गवर्नमेंट को मिला है अकाउंट्स, भले अलग अलग तरीके से मिला है, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ओके तो वो सब डाल के फिर बेस्ट जजमेंट से बाहर निकाला उसको। समझ में आया पॉइंट? उसके बाद a person who is issued summon is legally bound to attend either in person or by authorized representative, मतलब कि वो लोग खुद जाके अटेंड करो या तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाओ। The proceedings before official who has issued summon is deemed to be judicial proceeding, मतलब कि हम लोग कोर्ट जाते हैं वो वैसा ही उसका ट्रीटमेंट रहेगा। If a person does not appear on the date when summoned without any reasonable justification, he can be prosecuted under section number 174 of IPC, मतलब इसमें जेल वगैरह भी करते हैं लोग। In case he gives false evidence, he can be prosecuted under section 193। ये सब याद मत रखो, ये एनालिसिस के पॉइंट्स है, अगर खाली याद रखना है तुम लोग को ये वाला। हाँ कर सकते, पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए उसको, खाली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लेटर नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए, तो ही देगा अटेंड करने। ओके पावर ऑफ अटॉर्नी एंड जो लेटर रहता है वो दोनों लेके जाओगे तो खाली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी समन को हियर कर सकते। ओके हाँ उसका साइन चाहिए कि जो भी उधर वो बोल रहा है वो इसने ही बोला है ऐसा माना जाए। ओके देखो आगे अभी ना एक अमेंडमेंट भी है इसके अंदर। ओके 1 नवंबर से तुम लोग को एप्लीकेबल नहीं है, मई वालों को। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन नाउ ऑन बिहाफ ऑफ समन पर्सन कैन मतलब कैन अपीयर, ओके इफ इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो कर सकते, पहले भी कर सकते थे लेकिन अभी मतलब बोल के लिख दिया कि कर सकते। हाँ अभी कुछ नहीं चाहिए, पहले तो अटॉर्नी चाहिए था। हाँ अभी डायरेक्ट जा सकते, फिर 1 नवंबर से इफेक्टिव, मतलब 1 नवंबर के बाद जो भी समन होगा उसमें ये काम आएगा। क्लियर है यहां तक?
एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। देखो एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब ऑफिसर जो रहेगा वो आपके बिजनेस प्रीमाइस में कभी भी आ सकता है। देखो एक तो इंस्पेक्शन के लिए आया था, मालूम है एक बार हमने पढ़ा था, इंस्पेक्शन सर्च में इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो वो तो ठीक है, उससे भी जनरल तरीके से वो आ सकता है, उससे भी जनरल मतलब एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस में वो ऐसे ही आ सकता है। ओके, उसको कुछ काम नहीं है तो भी आ सकता है। ओके, तो क्या लिखा देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग द ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर कैन हैव एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस which may be required for the purpose of such inquiry। कुछ पूछताछ करने को आया ऐसे ही, तो इंस्पेक्शन के लिए आना होगा तो कुछ रीजन था, सप्रेशन ऑफ सप्लाई, सप्रेशन ऑफ स्टॉक, क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी, ओके ये सब था, कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन विद द इंटेंट टू इवेट टैक्स, और ट्रांसपोर्टर रहेगा, वेयर हाउस ऑपरेटर रहेगा, तो वो सब। तो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर बोला कि प्रोसीडिंग चालू है, जब चाहिए तब जा सकते हो पूछताछ के लिए। During such access, the officer can inspect the books of accounts, documents, computers, computer program। ओके, तो कुछ भी इंस्पेक्शन हम लोग उधर जाके कर सकते हैं। The following records are covered, मतलब कि ये सब डिटेल उसको देना पड़ेगा अगर वो मांगेगा तो। क्या क्या डिटेल है पढ़ो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Records prepared and maintained by registered person and declared to proper officer in prescribed manner। Okay, ट्रायल बैलेंस और इट्स इक्विवेलेंट। ओके, ट्रायल बैलेंस और इट्स इक्विवेलेंट मतलब कि ट्रायल बैलेंस के जैसा ही कुछ दूसरे कोई, समझो फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है वो यूएस गैप भी फॉलो करती है। ओके, यूएस का जो रहता है कुछ एमएनसी रहता है बड़ा बड़ा, तो उन लोग का ट्रायल बैलेंस निकालने का तरीका अलग रहता है। देखा ना कभी एसएपी पे काम किया, कभी सैप पे काम किया, उस पर ट्रायल बैलेंस अलग तरीके से निकलता है। अपना टैली का ट्रायल बैलेंस नहीं रहता, वो थोड़ा अलग रहता है, उसमें L1 पीरियड, OL पीरियड वो सब डालना पड़ता है। ओके, तो वो पीरियड अलग रहता है। उधर अपन 1 डालेंगे तो अप्रैल लेगा। ओके, अपन कैसे अप्रैल में 4 रहता है, नहीं उधर भी 1 डालना पड़ता है। कैलेंडर ईयर रहेगा तो 1, उस तरह फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 1, कैलेंडर रहेगा तो 4, मतलब ऐसा अलग अलग रहता है। तो ट्रायल बैलेंस है तो उसका इक्विवेलेंट देना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड, तो ये सब चीज अपने को देना पड़ेगा वो मांगेगा तो। और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, सेक्शन नंबर 71 और 67 ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ओके, लेकिन सेक्शन नंबर 71 जो है वो ज्यादा जनरल है, कभी भी आ सकता है ऑफिसर, लेकिन 67 जो था वो स्पेसिफिक था। हाँ, इंस्पेक्शन, हाँ इसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्रीमाइसेस टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 days। 15 दिन में डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लास्ट सेक्शन ये चैप्टर का, ऑफिसर्स टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, मतलब कि जो ऑफिसर्स है जीएसटी वाले, उन ऑफिसर्स को बाकी ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। एग्जांपल समझो कोई बड़ा बिल्डर है, ओके, उसके यहां पर उसको जाना है, तो बड़ा बिल्डर के उधर एक ऑफिसर जाने को डरेगा, उसके सिक्योरिटी गार्ड इतने हैं, उसका पहुंच इतना है, तो वो साथ में चाहिए तो पुलिस को लेकर आ सकता है। कौन समझ में? या तो समझो कि इंपोर्ट के केस के लिए वो आया है तो साथ में कस्टम ऑफिसर को लेकर आ सकता है। समझो इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया, आपने स्मगल गुड्स इंपोर्ट किया और रखा हुआ है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है जीएसटी ऑफिसर को, तो वो कस्टम के ऑफिसर को साथ में लेके जाएगा ताकि वो बता पाए कि इस दिन पे इंपोर्ट हुआ है। तो क्या लिखा, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 72 requires all the officers of police, railways, customs and those officers engaged in collection of land revenue including village officers, third line officers of state, central government, engaged in collection of tax, officers of state, union territory to assist proper officer in implementation of this act। और सारे ऑफिसर्स को क्या करना पड़ेगा,
जीएसटी वाले ऑफिसर को सपोर्ट असिस्ट करना पड़े। क्लियर है क्या? नया चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सुनो 5 मिनट लगे खाली। क्वेश्चन नंबर 1 थियरी, 2 थियरी, 3 थियरी, 4 थियरी, 5 थियरी, हाँ बस 6, एक ही क्वेश्चन है। अच्छा state the prosecution, arrest and bail implications if any. Ashuram fraudulently avails ITC of rupees 2 crore, exact 2 crore, okay, without invoice. However, he is yet to utilize the same. पढ़ के बताओ, चेक करके बताओ कौन सा ऑफेंस में फॉलो करेगा ये। ए बी सी डी उसमें से एक है। हाँ पढ़ो पढ़ो। सी ओके, अवेल तो किया ना, यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा? ओके, एबीसीडी का ऑफेंस है, सी है। ओके, मोर देन 2 करोड़ नहीं है। देखो एग्जैक्ट 2 करोड़ है ये। ओके, तो फिर इसमें कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ पाए? आगे बाहुबली फ्रॉडलेंटली अवेल्स रिफंड, ओके, ऑफ 5 करोड़ 50 लाख, अवेल्स रिफंड ऑफ 5 करोड़ 50 लाख। The said refund, the said tax has been recovered from buyer also. Okay, B वाला है। B में देखो लास्ट में एक लिखा है, E में भी है लेकिन E में fraudulently avails ITC मतलब not covered in A to D था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में देखो B वाला पॉइंट पढ़ो, उसमें देखो लास्ट में लिखा होता है रिफंड। ओके, तो यहाँ पर 5 करोड़ 50 है। हाँ मतलब 5 करोड़ से ज्यादा है। ओके, मोर देन 5 करोड़ है, तो इस केस में क्या होगा? हाँ, अरेस्ट होगा, कॉग्नाइजेबल एंड 5 साल से ऊपर का सजा, नॉन बेलेबल। क्लियर है? वेरी गुड। चलो उसके बाद हाँ मैक्सिमम। देखो अभी यहाँ पर ना अपन अजम्पशन ले रहे हैं कि फ्रॉडलेंटली रिफंड है। देखो अगर ए टू डी को फुलफिल कर रहा है वो, ओके, और कैपिटल गुड्स का रिफंड लिया, कैपिटल गुड्स का रिफंड है, तो फिर वो ई में जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं कि बायर से उसने पैसा भी ले लिया और गवर्नमेंट से भी रिफंड भी ले लिया। ओके, तो वो थोड़ा अलग ऑफेंस हो गया। समझा पॉइंट? हाँ, डबल रिफंड लिया। चिंतामणि knowingly supplies false information, sought by CGST officer, amount of tax evasion 250 लाख। कौन सा ऑफेंस है? क्या बात है? ओके, एफ का ऑफेंस है फॉल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ओके, तो फिर यहाँ पर अमाउंट तो देखेंगे नहीं हम लोग कुछ भी। ओके, डायरेक्टली 6 months विथ फाइन। क्लियर है? उसके बाद दीनदयाल कलेक्ट्स 650 lakhs as tax in January from its clients but has deposited only 50 lakhs। हाँ, कौन सा? कलेक्ट्स टैक्स। देखो पहले बात तो हम लोग कौन से मंथ में है? नहीं, हम लोग जून में। ये ऑफेंस हुआ है जनवरी, मतलब कि 3 महीने से ज्यादा हमने पैसा रखा है। समझ में आ गया? अगर ये होता फरवरी तो फिर हम लोग ऑफेंस में ट्रीट नहीं करते। ओके, हम लोग को ड्यू डेट से 3 महीने में जमा नहीं किया वो देखना है। ओके, तो जनवरी का टैक्स है, मतलब 20 फेब को जमा होना चाहिए और हम लोग जून तक अपने पास रखे बैठे, तो कितना आएगा? 6 करोड़ का ये ना, 6 करोड़ का। देखो 6.5 नहीं बोलना अभी, डिफरेंशियल। हाँ, तो फिर कितना आएगा? हाँ, वो जो ऊपर वाला था, सेकंड वाला था, सेम टू सेम। ठीक है? हाँ हाँ हाँ
20 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 20 मई को 3 महीना खत्म हो गया। समझ में आएगा पॉइंट? क्लियर है? ओके, उसके बाद थियरी क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, थियरी 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 खत्म। ठीक है, बस चलो, आधा तो थियरी था।